जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका प्यारा मोहम्मद इकबाल शेख आपके सामने है। और आज जिन साथी से जिनका आप दीदार कर रहे होंगे, मैं आपसे मुलाकात कराना चाह रहा हूँ। वो एक बिल्कुल ही वर्सटाइल शख्सियत के मालिक हैं। माशाल्लाह बड़े ही ज़हीन हैं, वेरी वेरी इंटेलिजेंट हैं और अपने काम में यकता है। और तालीम के मैदान में जो ये कारनामे अंजाम दे रहे हैं, ये आप उनसे खुद सुनिए। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं हल्के से बता देता हूँ, ये आईटी के भी तालिब इल्म हैं। ये इन्होंने एजुकेशन से भी तालीम हासिल की है और ये लॉ के भी तालिब इल्म हैं। और इस मैदान में क्या ये चौके छक्के लगा रहे हैं, ये अब आप इनसे ही सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उमर अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इकबाल साहब कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब आप जरा अपना जाती तारुफ कराइए, अपना नाम बताइए। आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, फिर कैसे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आए और वहाँ क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं। जरा हम सब सब साथियों को बताइए, सब पाकिस्तानियों को बताइए। जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ। सर, जो और आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो मैंने बता दिया, सीधे सादी उर्दू के अल्फाज में। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम जी मोहम्मद उमर अब्दुल्ला है और मेरा ताल्लुक गुजरात से, गुजरात पंजाब से। और मैं दुबई में पैदा हुआ था। वहीं पे पढ़ता रहा 5वीं तक, प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे हुई। उसके बाद हम पाकिस्तान आ गए और यहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर मैंने एफएससी की आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज खारियां कैंट से। और फिर मैंने इस्लामाबाद से बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में 2001 में। और उसके बाद मास्टर्स किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। फिर बीएड और एमएड किया सरगोदा यूनिवर्सिटी से। और साथ मैंने एलएलबी किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ मैंने अभी मैं एमफिल कर रहा हूँ, एमएस कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। ये तो वो तालीमी अखराजात की रसीदें थी जो मैंने पेश कर दी। और साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने स्टार्ट किया था अपना एज ए आईटी टीचर। पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाता रहा और उसके बाद जो है वो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई और मैं बतौर आईटी टीचर यहाँ गुजरात में अपॉइंट हो गया। उसके साथ ही फिर मुझे एक और मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर किया और मैं बतौर एजुकेशन ऑफिसर कायद पंजाब में अपॉइंट हो गया हूँ। आजकल मेरी ड्यूटीज़ वहाँ पे हैं। कायद पंजाब दरअसल कायद आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट है, जिसका काम पंजाब के तमाम टीचर्स और हेड टीचर्स को ट्रेनिंग करवाना है। तो माशाल्लाह। आजकल मैं ट्रेनिंग्स मैनेज कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रिटिश काउंसिल के तावन से और मुख्तलिफ इदारों के तावन से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बेसिकली मेरा ताल्लुक गुजरात से है, लेकिन मैं मंडी बहाउद्दीन में बतौर एजुकेशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ, जो बिल्कुल साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ पे टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। देखिए, आपने ये भी तो बताया था कुछ आप इसके साथ साथ कुछ आप कानून कानूनदान भी हैं और कुछ कानून की पढ़ाई हाँ भी जी, आपने की है। तो ऐसा ख्याल हाँ जी, आपको हाँ क्यों जी। आया, वो क्यों ख्याल आया? आप आईटी के स्टूडेंट रहे और उसमें हायर स्टडीज करने के बजाय और प्रोफेशनल आपने टीचिंग को अपनाया, और बल्कि टीचर्स की टीचिंग को अपनाया। आपने टीचर्स की टीचिंग को अपनाया, फिर आपको ख्याल आया चलो भी लॉ पढ़ लेते हैं। तो जरा ये तो बताइए, ये जी, लॉ पढ़ने का ख्याल कैसे आया आपको? हाँ जी सर, इसमें ना अ, मेरे ख्याल में हम सबको बतौर पाकिस्तानी अपने राइट्स का पता होना चाहिए। और लॉ एक ऐसी खूबसूरत डिग्री है, मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक को करनी चाहिए। लॉ सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप जाके कोर्ट में प्रैक्टिस करें। लॉ इसलिए भी होता है कि आपको अपने राइट्स का भी पता हो, आप दूसरों के राइट्स की भी को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें जितने भी हमारे इश्यूज होते हैं, उनमें ज़्यादा इश्यूज इसलिए भी होते हैं, लिटिगेशन के प्रॉब्लम इसलिए भी होते हैं कि आपको लॉ का नहीं पता होता।
तो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहा हूँ, मंडी बहाउद्दीन, वो वाहिद पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा जज हैं पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। जी कोई जी। ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें के मंडी बहाउद्दीन का जज ना हो। तो अच्छा। मेरा ये शौक था कि मैं आईटी के साथ साथ जो है वो लॉ भी कंप्लीट करूं, ताकि मुझे अपने राइट्स का पता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा एंजॉय करके मैंने जो है ना वो लॉ किया है। जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो मुझे कहते थे कि सर ये हिस्ट्री में मास्टर्स या कुछ इस तरह की डिग्री नहीं है, आप आया करें, आके क्लासेस अटेंड किया करें। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई क्लासेस अटेंड करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन मेरा पैशन है सीखने का, इंशाल्लाह तो मैं क्लियर कर लूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे मार्क्स से 2018 में लॉ मुकम्मल किया। बहुत जबरदस्त। तो आपकी गुफ्तगू से ये पता चला कि हमारा जो ये मंडी बहाउद्दीन है, यहाँ पर जजों की भी मंडी है, माशाल्लाह जज बहुत होते हैं। जी बिल्कुल सर। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि सर जो इल्म है या जो हमारी फील्ड होती है, हम क्या करते हैं कि उस फील्ड को या उस नॉलेज को पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है जी, बहुत सही अच्छी बात है कि हमें वो सीखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरे इल्म जो है वो तो मोमिन की मिरास है, जहां कहीं से मिले सही ले लो। तो सही साथ जो आपके पैशंस हैं वो भी आप अपनी जॉब के साथ साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। सही। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपने कहा कि मैंने लॉ इसलिए पढ़ा है कि हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क के कवानीन को पता होना चाहिए, अपने राइट्स पता होने चाहिए, अपने प्राइस पता होने चाहिए। तो क्या ऐसे करने के लिए बाकायदा एक मैं आपके आपसे मशवरा मांग रहा हूँ कि बात आपकी 16 आने सच है, लेकिन क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि हर आदमी जाके कोई एलएलबी की डिग्री ले, लेकिन एटलीस्ट कोई ऐसी कुतुब तो होंगी या ऐसी लाइब्रेरीज तो होंगी जहाँ जाके हर पाकिस्तानी को कोई एक या दो किताबें ऐसी जरूर पढ़नी चाहिए जो आप रेकमेंड करते हो कि ये दो पढ़ लो किताबें, ताकि कम से कम कंट्री लॉ तो आपको पता चल जाए, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर हर शहरी को पढ़ना चाहिए। नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और कुछ लॉज। तो ऐसी कोई दो चार बुकें आप रेकमेंड करते हैं जो पाकिस्तानी पढ़ें तो एक अच्छे शहरी बन जाएं और लॉ की उनको अवेयरनेस भी हो जाए। सर आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि सबको जी आईने पाकिस्तान जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। जी और उसके साथ साथ जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उस जी जी डिपार्टमेंट का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर एक जी में। जी जैसे हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट, कम से कम हम और कुछ नहीं कर सकते। अगर हम एलएलबी की डिग्री नहीं कर सकते तो हमें ये जरूर चाहिए कि हम अपनी वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिस जॉब में हम हैं वो हम जरूर पढ़ लें। उससे क्या होगा कि कोई बंदा भी उन किसी तरीके से भी आपकी हरासमेंट नहीं कर सकेगा, आपकी राइट्स को जो है वो खराब नहीं कर सकेगा। तो मैं रिकमेंड ये जी करता हूं कि आप जिस जॉब में हैं, जो आप काम कर रहे जी हैं, फर्ज कर लें आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है जी, तो जी आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, सेल्स टैक्स से रिलेटेड सारी चीजों का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने फर्म कैसे रजिस्टर करनी है, मैंने बाकी चीजें कैसे करनी है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने सालाना अपने टैक्स रिटर्न्स वगैरह कैसे भेजने हैं। बजाय ये कि आपने एक लायर हायर किया हो और आप क्या करें कि उसको सालाना 5,000, 7,000, 10,000 दें और वो जो मर्जी भर के भेज दे, एंड में आपको पता चले ओहो ये तो उल्टा फायदा होने के बजाय नुकसान हो गया है। ठीक है जी। जी तो जी मैं ये कहता हूं कि हमें बेसिक अपने जो सारे काम हैं इससे रिलेटेड हमें वो चीजें मुकम्मल कर लेनी चाहिए। जैसे जी जी बहुत आसान तरीका ये है आजकल गूगल और यूट्यूब। अगर आपको किसी जी चीज जी का नहीं पता जी तो आप क्या कर सकते हैं, फौरन गूगल और यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। ठीक है जी। सही। और इस हवाले से मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हम सब ने अपने आप को लिमिट किया हुआ है, अपनी एबिलिटीज को लिमिट किया हुआ है। सही। हम कहते हैं कि जी एक काम, एक जॉब, और हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है सर। जी जी। इंसान ने आज तक इतना झूठ किसी से नहीं बोला जितना झूठ अपने आप से बोला है। हम अपने अच्छा। आप से ही झूठ बहुत। बोलते रहते हैं। हम जी कहते जी हैं जी हमने बहुत काम किया, हमने बहुत काम जी किया।
लेकिन सही। एक्चुअली दरअसल हम कोई काम नहीं कर रहे होते। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ अरसा मुझे दुबई में काम करने का मौका मिला, और फिर जी जी आके वापस मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की। तो मुझे अंदाजा हुआ कि काम तो दरअसल वो होता है जब आप सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करते हैं, जी जी जहां पे आपको जी मोबाइल अटेंड करने की इजाजत नहीं होती, जहां पे जी आपको कोई पर्सनल कॉल लेने की इजाजत नहीं होती। जी अगर वही हम बाहर जाके हम इतने डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और सारा जी कुछ जी करते हैं, अगर इसी तरह हम अपने मुल्क में काम करें जी तो जी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की उमर अब्दुल्ला भाई। अब मैं, आपने कानून की बात की, एक तो मैं कानून के हवाले से ये कहूंगा जरूर कि कम से कम पाकिस्तानियों को इतना कानून तो पता ही होता है। बस मैं अमल की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, ट्रैफिक की लाइट अगर लाल हो तो रुक जाना चाहिए, और अगर येलो नजर आ रही है तो रुकने की कोशिश करना चाहिए, और उस वक्त तक गाड़ी हिलानी नहीं चाहिए जब तक कि बत्ती ग्रीन ना हो जाए। ठीक है जी। सर आप बिल्कुल तो बात उमर ठीक कर रहे हैं सर। हर जी कानून हर जगह पे सर कानून वहीं पे इम्प्लीमेंट होता है। देखिए जब हम मोटरवे पे जाते हैं तो हम जी बिल्कुल जी सही लेन में गाड़ी चला रहे होते हैं, हम ओवर स्पीड भी नहीं होते, पता होता है कि वहां पे मोटरवे वाला फाइन करेगा, और हम सही तरह गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी इसी जी तरह सर अब पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर 9 से 5 है तो हम कहते हैं चलें कोई बात नहीं, 5 का 6 कर लें, 6 का 7 कर लें। अभी भी सर दुबई में क्या है कि अगर 10 बजे ट्रैफिक बंद होनी है मेन रोड्स पे, तो दस जी जी बज के 5 मिनट हो जाएंगे तो आपको 2000 दिरहम फाइन हो जाएगा। 2000 दिरहम का मतलब है अच्छा पाकिस्तानी कमोबेश 80,000 रुपए फाइन हो जाएगा। अच्छा अच्छा। उमर अब्दुल्ला भाई, बहुत अच्छी जी बात की आपने। और ये जो आप दुबई में भी रहे, पाकिस्तान में भी रहे, और अभी आपने मोटरवे पुलिस का भी जिक्र किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह जितने भी हमारे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब सारी दुनिया में मोस्टली पढ़ के भी आए हैं, घूम फिर के भी आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो दुबई में, अमेरिका में, लंदन में होती हैं, जो आपने बताया, ना कोई मोबाइल कॉल अटेंड कर सकता है, ना कोई आपकी आगे कुर्सी नहीं होती, ना कोई बाहर का आदमी आके बैठ सकता है, और जो आप वक्त पे काम शुरू करते हैं और 5 बजे तक आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं हो सकती। तो भाई ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, इसकी वजह बताएं। और फिर विद इन पाकिस्तान जब एक मोटरवे पुलिस का एक मॉडल मौजूद है, तो वो मॉडल बाकी डिपार्टमेंट में क्यों अप्लाई नहीं हो सकता, ये एक पाकिस्तानी का सवाल है। सर एक्चुअली जो हम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, हम ही जो है ना वो इसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं। रूल्स शुड बी लाइक डेथ, जी कि कवानीन जो है ना वो मौत की तरह होनी चाहिए, कि हर एक को जैसे मौत आती है हर एक ने मरना है। तो यहाँ पे सही हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है तो उसके लिए कवानीन और होंगे, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसके लिए कवानीन और होंगे, और अगर कोई गरीब बंदा जो है वो, देखिए अगर आप प्राडो में जा रहे हैं सड़क के ऊपर तो आपके पास कवानीन पाकिस्तान में और हैं। और सही क्योंकि उस ट्रैफिक वाले को भी पता है कि अगर मैं पराडे वाले को रोकूंगा तो हो सकता है वो नीचे उतर के मुझे थप्पड़ मार दे, जबकि सही एक गरीब रक्शे वाला है तो उसको मैं रोक के सारा दिन भी उसकी दिहाड़ी बर्बाद कर सकता हूँ, उसको मैं रोक सकता हूँ। उसकी सर वजह क्या है? उसकी वजह जी यह है जी कि हम हम सबको अवेयरनेस पैदा करनी है अपनी आवाम के अंदर। हम फख्र सही महसूस करते हैं सर रूल्स को वायलेट करके। हमें कोई ट्रैफिक वाला रोकता है या कोई बंदा भी सिग्नल पे रोकता है, हम उसको रोकने से पहले ही फोन कान से लगाते हैं और कहते हैं जनाब ये फलां शख्स से बात करें, ये अपने आला अफसर से बात करें। जब तक सर सही ये सिफारिश वाला सिस्टम, जब तक ये वाली चीजें जी। खत्म नहीं होंगी उस वक्त तक बेहतर नहीं होगा। अच्छा तो सही है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ। कोई ऐसी तजवीज़ है आपके जहन में कि ये कैसे ख़त्म होगा कि एक मुल्क में 6 कानून हैं, हुकूमती अरकान के लिए अलग कानून है, अपोजिशन के लिए अलग कानून है, पिजारों वाले का अलग कानून है, और जो रिक्शे में सफ़र करता है उसके लिए अलग कानून है, मोटरसाइकिल पे घूमता है बेचारा उसके लिए अलग कानून है। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि कब कब और कैसे होगा ये।
कैसे होगा सही है? जी सर, देखें सर, जैसे हम स्ट्रिक्टनेस करते जा रहे हैं, जैसे हमने मोटरवे पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर ली है, हमारे पास एक जी मॉडल जी मॉडल मौजूद है, जी तो हमें ये जी चाहिए कि इसको दोबारा कैस्केड करें अपने तमाम शहरों में, अपने जी तमाम जी। रोड्स पे। ठीक है जी। सही है। और हर बंदे को जब ये यकीन हो जाएगा कि बेशक मैं एमपीए हूँ, मैं एमएनए हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, अगर मैंने रूल को वायलेट किया तो मुझे सजा भी होगी, फाइन भी होगा, तो सारी चीजें ठीक सही हो जाएंगी। सही। और जब तक चलें जी। ये कानून हम्म, मकड़ी का जाल होगा जिसमें सिर्फ जो है वो छोटे फंसेंगे, उस वक्त तक जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी। चलें जी। चले हम दुआ करते हैं। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करते इंशाल्लाह। हैं कि अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम फरमा और हमारे मुल्क में गरीब और आमीन अमीर के लिए एक कानून हो जाए, ताकि सही मानों में इंसाफ का आमीन। निज़ाम कायम हो जाए। चलिए आप दूसरी बात की तरफ आते हैं। आपने माशाल्लाह आईटी की तालीम भी हासिल की, फिर आपने बीएड भी किया, फिर लॉ भी पढ़ा। अब माशाल्लाह आपके अज़ाइम ये हैं, आप दोबारा आईटी के अंदर माशाल्लाह पीएचडी करना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। लेकिन आपने आमीन। इसके साथ साथ और साथ साथ बिजनेस भी करते रहे, वक्तन फौक्तन, और फिर उन्हें बंद भी करते रहे। तो उन बिजनेसेस की भी कोई कहानी बताएं, तो कौन कौन से आपने कारोबार किए और फिर वो बंद क्यों करते रहे? जी सर। सर, मैंने जब 2001 में डिग्री मुकम्मल की, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, जी हमें ये बताया गया था कि जब आप वो बेसिक कोबोल और पास्कल पढ़ लेंगे तो आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली उस वक्त हमारे मुल्क में उस तरह का आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो जी मैंने बजाय ये सोचा कि अब ये डिग्री मुकम्मल करने के बाद बंदा डिसअपॉइंट होकर कहीं बैठ जाए, साथ साथ मैंने एक प्राइवेट जॉब शुरू की। और वो जॉब सिर्फ 5,000 पे थी। बतौर 5,000 मैंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू की, लेकिन उसके साथ ही मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया जी। और एक कंप्यूटर का बिजनेस सेटअप किया। वो भी कोई बड़ी अमाउंट से नहीं सेटअप किया, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट के साथ मैंने बिजनेस सेटअप किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल वो मैं अपना बिजनेस करता रहा कंप्यूटर्स का। जी जी लेकिन जब मुझे ये समझ आ गई कि अब जो कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स खास तौर पे, इनका जो है वो जी वक्त नहीं रहा। अब ये जो हमारे हाथ में मोबाइल आ गए हैं, इसके अंदर हमारा सारा कंप्यूटर होगा, तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें चाहिए कि अपने आप को अपडेट करें। जहाँ पे मैंने वो कंप्यूटर्स के बिजनेस को वैल्यूएट करने के बारे में सोचा या सेल करने के बारे में सोचा, वहाँ पे मैं अल्टरनेट्स भी अपने साथ साथ मैनेज करता रहा। जी। यानी मैंने उस भी मुकम्मल की, अपने आप को भी अपडेट किया प्रोफेशनली, एजुकेशनली, और साथ मैंने अपना नेक्स्ट जो बिजनेस है उसको सेटअप कर लिया था। मतलब ये है कि जब जी कंप्यूटर्स का 5 साल मैंने बिजनेस कर लिया, उसके साथ मैंने एक अपनी ट्रेवल एजेंसी जो है ना वो सेटअप कर ली थी। और जब वो चलाता रहा तो उसके साथ साथ सर असल में होता ये है कि बंदे को ये चाहिए कि हम क्या करते हैं कि एक बिजनेस को पकड़ के बैठ जाते हैं। इस तरह नहीं सही करना चाहिए। वक्त के साथ साथ हमें चीजों को जज करना चाहिए कि फ्यूचर में आइंदा 10 साल में, 5 साल में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का या कंप्यूटर्स के बिजनेस का क्या होगा फ्यूचर। सही। और साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि अपने साथ एक टीम बिल्ड करनी चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को, सही अपने दोस्तों को उस तरह डेवलप करके एक बिजनेस सेटअप करके उनको दे देना चाहिए। उनको कहना सही चाहिए भाई तुम अब ये चलाओ, मेरा अब काम है बतौर एंटरप्रेन्योर एक नया तजर्बा करूं। सही है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर ट्रैवल एजेंसी बनाई और उसमें भी काफ़ी जो है ना वो अच्छा काम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी 5 साल मैंने ज़बरदस्त किया। उसके बाद जब मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई तो जी मेरी मसरूफियात काफ़ी सारी बढ़ गई। तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं कंप्यूटर शॉप भी चलाता, ट्रैवल एजेंसी भी चलाता। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को सेल किया सही। और टाइमली सेल किया। इसके साथ ही फिर मैंने साथ अपनी बेगम को ये कहा कि भाई वेलिया नहीं रहना, सबने मिलके काम करना है। तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल सेटअप किया। अच्छा अच्छा। ठीक है जबरदस्त। जी। तो प्राइवेट स्कूल से भी हमने बहुत कुछ सीखा। हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट सीखी, स्टाफ को जी जी जो है वो करना सीखा। और पिछले साल जब मुझे ये अंदाजा हुआ कि गवर्नमेंट के अज़ाइम इस तरह के हैं कि सिर्फ हमारे
जो है वो पंजाब में खास तौर पे फ्रेंचाइज स्कूल रह जाएंगे, बड़ी ब्रांचेस रह जाएंगी। ये जो हमारे छोटे स्कूल हैं ये सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो मैंने टाइमली, उसके स्ट्रेंथ भी ठीक थी, उसका जो है वो नाम भी ठीक था, तो मैंने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उसको सेल कर दिया। वेरी गुड जी। ठीक है जी। फिर अब मैं यहाँ उसके पे ये बाद? भी एक रिसर्च अपनी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो बिजनेस की एवरेज एज है वो 10 जी, साल है। सही 10 साल बाद या तो आपको उस बिजनेस में पूरी इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी या फिर आपको नया बिजनेस करना पड़ेगा। सही है। लेकिन हम क्या उमर करते हैं कि अब्दुल्ला भाई, जी जी, उमर अब्दुल्ला भाई, मैं आपकी बात सुनता हूँ। देखिए, ये स्कूल का बिजनेस है, ये तो सदाबहार बिजनेस है। अगर आप एक स्कूल आपका एस्टेब्लिश हो गया था, उसका नाम एस्टेब्लिश हो गया था, तो आप वो तो पूरे मुल्क में फ्रेंचाइज फैला सकते थे। यही कर रहे हैं सारे। तो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह डिफर करेंगे? हाँ जी सर। देखिए सर, हमने ना जिंदगी में अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती हैं। जी, तो मेरे ये था कि मैं फुल टाइम अपनी वहाँ पे जॉब में बिजी था। ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे एक एडिशनल अच्छा, चार्ज दे एक दिया मिनट, गया एक डीओ मिनट, लिटरेसी एक का। मिनट, एक मिनट उमर अब्दुल्ला भाई, ये मैं कतकलामी कर रहा हूँ कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम में और जो बाहर के मुल्कों में एक फ़र्क अक्सर बताया जाता है कि हम हर काम के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं कि जी ये मैं काम करूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है, इसको छोड़ दूँ। लेकिन बाहर के ममालिक में एफिशिएंट लोगों की एक टीम बना दी जाती है। एक-एक आदमी के 20-20 कारोबार होते हैं, हर कारोबार एक 3-4 आदमी की टीम चलाती है। एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक मार्केटिंग का बंदा होता है और एक फाइनेंस का। वे बेसिकली 3 आदमी होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, एक फाइनेंशियल को देखता है और एक मार्केटिंग को देखता है। तो इन 3 आदमियों की एक टीम बना दी जाती है, वो अपने सेटअप को चलाते रहते हैं और जो बिग बॉस है वो टेलीफोन के ऊपर हिसाब-किताब देता रहता है। तो ये जो आइडियोलॉजी है कि टीम बना के आप 10 कारोबार चला सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी सर। सर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जी, अ, मेरा शायद तजर्बा इतना ज़्यादा ना हो बिजनेस में, लेकिन जी, जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब हम टीम बनाते हैं, जब हम जी, जी, पार्टनर साथ ऐड करते हैं, जब हम लोगों पे एतबार करते जाते हैं। अब जी, जी, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है सर जिसको आपको फुल टाइम देना पड़ता है। अगर आप जी, उसको जी, फुल मैं टाइम नहीं दे रहे तो हुँ, उसमें लॉसेस हो सकते हैं। तो जी, मेरा जहाँ पे बिल्कुल ये सही। एक आई एग्री, वीकनेस आई आई एग्री विद यू, बिल्कुल ऐसा वीकनेस ही है। रही है कि सर जिस पे आपने एतबार किया है, जिस पे आपने जी, बिलीव किया है, उस पे जो है ना उसी ने बंदे ने डॉज करवाया पाकिस्तान में, पता नहीं जी, क्यों। जी, जी, जी। और यही वजह है कि पाकिस्तान को तरक्की करने में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। और आप यही देख बिल्कुल लें सही कह कि रहे हैं। हमारे हुकूमती इदारे हैं, अवाम ट्रस्ट करती है, कभी वो चीनी स्कैंडल सामने आता है, कभी वो आटा स्कैंडल बिल्कुल सही सामने कह आता रहे है और कभी हैं, सही जो कह है रहे हैं मान आप, लो सही कह रहे आईपीपीज़ का केस सामने आता है। तो बंदा ट्रस्ट करे तो किसके ऊपर ट्रस्ट करे? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमारे ईमान को सलामत रखे, हम सबको हैं। आमीन। ईमानदारी से, सच्चाई से काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो जी, फिर उसके बाद आगे सर मैं ये बताना या चाहता हूँ आगे कि मैंने ना ट्रैवल एजेंसी में इसी तरह किया कि मेरा एक स्टूडेंट था और बहुत उसको मैंने डेवलप किया, साथ जो है ना वो मिला के चला। और फिर जब मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई तो वो मैं ट्रैवल एजेंसी एक्चुअली उसके उस पर इतबार करते हुए, बिलीव करते हुए उसको जो है ना वो दे के खुद गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर लिया। तो सर उसमें सही, क्या हुआ कि उसने मुझे इस तरह का तलख तजर्बा कर हुआ, मेरा इतना लॉस हुआ कि मैंने ये सोचा कि आइंदा जो भी मैंने बिजनेस करना है उसको स्टैब्लिश करके अगर मैं खुद चला सकूं तो ठीक है, और अगर नहीं चला जी, जी, सकूंगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। उसको जो है वो पार्टनरशिप में नहीं जाऊंगा या किसी के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि सर नो पेन नो गेन सिंपल फार्मूला है। कोई बंदा भी आपको कमा के नहीं देगा सर। सही, अपने बिल्कुल बिजनेस के सही। लिए आपको खुद ही काम करना होगा। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अनफॉर्च्यूनेटली हम आपको अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहते हैं, हम आपको मुसलमान कहते हैं और और देखा जाए प्रैक्टिकली तो मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि आप वाला हाल मेरा भी है। आज आई कांट बिलीव एनीवन, क्योंकि
बड़े लोगों के मैंने किस्से सुने हैं, बहुत करीबी लोग, बहुत ही क्लोज लोग होते हैं आपके, लेकिन आप उनको पार्टनरशिप कर लें, उन पर ट्रस्ट कर लें, वो आपको यकीनन यकीनन नुकसान ही पहुंचाते हैं। जी। तो फिर इस वक्त आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? वो जो टीचिंग आप कर रहे हैं, उसके अलावा कोई बिजनेस हाँ कर रहे जी हैं साइड सर, में आपको? जी, जी, मैं बताता हूँ सर। सर इसमें ये है सूरत-ए-हाल कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हेड टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ और उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख के मैं अब ऑनलाइन आ गया हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी जी करता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स से कि आपको अब शिफ्ट करना होगा अपने तमाम फिज़िकल बिज़नेसेस को ऑनलाइन पे। ठीक है जी। जी जी मैंने अपना जी। एक यूट्यूब का चैनल बनाया है और उस पे मैं हम्म लोगों को आईटी के हवाले से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कुछ बिज़नेस हम्म की टिप्स जो कुछ मैंने सीखा अपने तजुर्बात से वो जो है वो सिखा रहा हूँ। ठीक है जी। हम्म उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? उससे फ़ायदा ये हो रहा है एक तो मुझे वहाँ से अर्निंग आ रही है और दूसरा मैं एक ऐसा यूट्यूब पे रिसोर्स छोड़ के जा रहा हूँ जो मेरे जाने के बाद भी लोगों के लिए फैसिलिटी होगी। लोग वहाँ पे जो है ना वो उससे गेन कर सकेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं स्क्रीन शेयर करके वो मटेरियल थोड़ा-सा दिखाना चाहता हूँ ताकि जो है ना वो लोगों को पता चल जाए कि और वो वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, बस ये ख्याल रखें, अब हमारे पास सिर्फ लास्ट 5 मिनट रह गए हैं। अच्छा चलें, आप और सवाल सर पूछें। हाँ, तो बस आप अब हम अच्छा, अपने चैनल का नाम जरूर बता दें ताकि लोग और नाम भी जी, बता दीजिएगा, और लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। एक तो कमेंट में भी शेयर कर दीजिएगा और मुझे भी भेज दीजिएगा, मैं उसको लगा दूंगा वहां पे। सवाल ये है कि लॉकडाउन के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन के अंदर जो आपके टीचर्स वगैरह घरों में बैठे हुए हैं, क्या उनको ट्रेनिंग आपकी जारी है या बस सब मौज जी। मेला है? तो ये लॉकडाउन में आप जी, मैं कैसे ये कर रहे हैं आजकल? और जो आइंदा जो फ्यूचर लॉकडाउन जो खुलेगा, तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा और कैसे डिजिटलाइजेशन होगी पाकिस्तान की? तो उसके लिए आप यूथ को भी क्या पैगाम देना चाहते हैं और बड़ों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरह अपने यूथ को सपोर्ट करें ताकि बच्चे मोबाइल और लैपटॉप उनको फैसिलिटेट करें अपने बच्चों को, और ताकि वो सीख के न्यू एरा में दाखिल हो सकें। तो ये दो दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एक तो इस वक्त जी आप सर। क्या कर रहे हैं, अ, और दूसरा आइंदा हमने क्या करना है। जी सर, मैं समझता हूँ कि सर जो भी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली वो एक अपॉर्च्युनिटी होती है। अगर ये जी जी लॉकडाउन ना होता तो हमारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे शायद उनको और 10 साल लगते ज़ूम पे आने में, स्ट्रीम यार्ड पे आने पे और ये सारी डिजिटल टूल्स को यूज़ जी करने में। अब मैं जी आपको जी बताऊँ बिल्कुल। कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ट्रेनिंग मुकम्मल करवाई है। अपने केयर गिवर्स हैं हमारे ईसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के, उनकी हमने ट्रेनिंग ऑनलाइन कंप्लीट करवाई है ज़ूम पे। तो सही। ये जो लॉकडाउन वाली अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम ना चाहते हुए मजबूरन भी हम सब लोग टीचर्स भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, तमाम मीटिंग्स, तमाम ट्रेनिंग्स हमारी ऑनलाइन हो गई हैं और वो साथ-साथ चल वेरी रही गुड, हैं और बड़ी सक्सेसफुली चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, मैं वेरी कायद गुड, वेरी गुड, पंजाब, वेरी गुड। कायद-ए-आज़म जी अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट को यहाँ पे क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े फौरी स्टेप्स लेके बगैर टाइम ज़ाया किए हुए अपनी तमाम मीटिंग्स को ज़ूम पे ले गए, अपने तमाम एजेंडाज को डिजिटलाइज कर दिया और साथ हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे टीचर्स इक्विप हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं और वो भी बड़े जो है वो खुश हैं कि हम नए-नए टूल्स रोज़ सीख रहे हैं, हम नई-नई चीज़ें रोज़ सीख रहे हैं और अपने घर पे बैठ के ही सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। अच्छा, इसमें दूसरी एक बात बात सर जो आपने इंटरेस्टिंग है। जिस एक मिनट, एक मिनट। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल ये है कि अब कायदे आजम ये जो आपका इदारा है, ये इसकी मैनेजमेंट भी और सीखने वाले भी अब इसको प्रेफर करेंगे कि घर में बैठ के ट्रेनिंग हासिल की जाए। दिस सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड, क्योंकि सुबह आप घर से निकलते हो थके हारे, बस में लटक के वहां पहुंचते हो, आप एक्स्ट्रा पे भी करते हो, बस वाले को पे करते हो, थके हारे पहुंचते हो, और वहां पे आपका मूड भी नहीं हो रहा होता है। फिर आप वहां पे काम करते हो, फिर घर पहुंचते हो थके हारे, तो आपका एक घंटा आने का, 1 घंटे जाने का जाया होता है। अभी ये है कि 9 बजे आप अपने घर में बैठे हुए, टीचर अपने घर में बैठा हुआ है, ये अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, और क्लास हो रही है, तो सब लोग फ्रेश 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 माइंड है, कोई थकन नहीं है, रिलैक्स बैठे हुए हैं और पढ़ाई हो रही है। तो मेरा ख्याल है फ्यूचर में इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूस ही कंटिन्यूसली अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो दैट विल बी अ वाइज डिसीजन इन माय ओपिनियन।
सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। देखें, जब हम पहले ट्रेनिंग करवा रहे थे उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, और जो जी उससे ज्यादा काम ये हो रहा था कि हमारा टीचर अपना स्कूल छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे आ रहा था और वहां जी पे आके जी ट्रेनिंग कर रहा था। जी जी अब क्या है कि जी हम जी स्कूल टाइम के बाद उनको ट्रेनिंग करवाया करेंगे। फर्स्ट टाइम वो बच्चों को जी स्कूल पढ़ाया करेंगे, सेकेंड टाइम हम इन्हीं टूल्स को यूज करके उनको इक्विप कर देंगे, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर देंगे, उनकी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसे हम सीपीडी कहते हैं वो साथ साथ चलती रहेगी। और हमें बहुत ज्यादा इस लॉकडाउन ने अवेयरनेस दी है, इन टूल्स से हमें इक्विप कर दिया है। जी जी। और सर जो और दूसरी बात दूसरी आप बात कर ये, रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये होगी कि अब तो एक दफा ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, आप वीडियोस बना लेंगे, फिर वो आपको भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। खास वक्त के पर वो वीडियो प्ले कर दी जाएगी और लोग सीखते रहेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन कर लिया जाएगा, उसमें हर चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। तो वीडियो बना बना के आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, और फिर वो वीडियोस जो आप बनाएंगे वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की जो यूट्यूब चैनल है वहां डाल दें, तो हर हर स्कूल टीचर, हर आदमी वो सीख सकता है। तो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड आइडिया। एग्जैक्टली सर, इसी तरह हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें यह है कि हमने प्रॉपर जो है वो उनको लिंक्स भेज दिए हैं। जो जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं और हम बड़े सेटिस्फाइड हैं। पहले ये होता था कि सर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग हो रही है, मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो उनकी कैपेबिलिटीज भी फ़र्क हो सकती हैं। अब क्या है कि हम एक टॉप का मास्टर ट्रेनर पकड़ते हैं, उससे वीडियोस बनवाते हैं और जब उनको शेयर करते हैं तो पूरे पंजाब में इक्वल हमारे पास जो है वो टीचर्स के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो अच्छे और कॉम्पिटेंट मास्टर ट्रेनर से वो ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो फिर यहाँ हमें हमें ये कहना चाहिए, ए कोरोना शुक्रिया तेरा, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने कोरोना भाई को भेजा तो काफी कुछ हम उसने सीधी रास्ते दिखाए, हमें रोशन रास्ते दिखाए। बस कि थोड़े सी हमें तंग कर रहे हैं और हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं और हम बीमार हो रहे हैं, हमारे बूढ़े अफराद और बच्चे। बस अल्लाह पाक हमें कोरोना की इन इन चीजों से बचा ले। बाकी तो कोरोना से कम पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचा है। सर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए, लेकिन अब क्या करूं, वक्त की क्यूद है। लास्ट इंटरव्यू भी मेरा बड़ा हो गया था 40 मिनट का, और ये भी कुछ हमने क्रॉस कर लिया है। तो बस आखिर में मैं मौका देता हूँ, आप अपनी गुफ्तगू को किस तरह वाइंड अप करेंगे, यूथ को क्या पैगाम देंगे और हमारे एल्डर्स को क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह ये नए आने वाले दौर के लिए अपने बच्चों को किस तरह हेल्प आउट करें, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेने में मदद करें, उनको अच्छे लैपटॉप दिलाएं, उनको अच्छे मोबाइल दिलाएं। और यूथ के लिए क्या क्या मशवरा देंगे कि कैसे वो यूट्यूब पे जाके और डिफरेंट वेबसाइट पे जाके और खान एकेडमी पे जाके कैसे क्या कुछ सीखें। तो लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर आपने मुझे ये मौका दिया इतने सारे व्यूवर से बात करने का। दूसरा सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने हमसाया मुल्क को अगर देखें तो उन्होंने लिटरेसी की डेफिनेशन चेंज कर दी है। उन्होंने ये कहा कि वो बंदा जो कंप्यूटर नहीं जानता वो इलिटरेट है। सही। अब हमने क्या करना करेक्ट। है कि फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को इस तरह तैयार करना है कि उनके लिए कोई बाउंड्रीज ना हो। उनके लिए सही। ये ना हो कि वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की ही जॉब करनी है, नहीं, वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए इन चीज़ों को सीख के आगे जाके कहीं से भी प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में मुकम्मल कर सकें। अब इसमें मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चे को जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके दिया हुआ है, जिस कॉलेज में दाखिला लेके दिया हुआ है, साथ आप कोशिश ये करें कि उस बच्चे को कुछ ना कुछ ऑनलाइन कोर्स करवाएं उससे रिलेटेड। अगर वो आईटी में है तो कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग का करवा दें, प्रोग्रामिंग का करवा दें, ताकि जब तक उसकी डिग्री मुकम्मल हो उस वक्त तक हमारी यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली सर डीप लर्निंग नहीं करवाती, सरफेस लर्निंग करवाती है। हमारे बच्चे डिग्री मुकम्मल करके उनके पास उनको विंडो इंस्टॉल करनी भी नहीं आती, उनके पास कोई टेक्निकल जो है ना वो हैंड नहीं होता। तो मैं जी रिक्वेस्ट जी ये करूंगा तमाम पेरेंट्स से, तमाम बच्चों से कि बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी डिग्री के दौरान ही अपने आप को इतना स्किलफुल बना लेना है कि उस डिग्री की आपको उस तरह जरूरत ना हो। आप पहले ही जी। फ्रीलांसिंग के जरिए इतने अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें और यही फ्यूचर है सर। जब तक हम ठीक है। अपने बच्चों को इतनी नौकरियां नहीं होंगी तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा यूट्यूब से आप सीखें हर चीज।
अवेलेबल है ऑनलाइन, और अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप किसी बंदे को पकड़ें, उसको कहें हमें गाइड करें, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करें और वो डाल दें यूट्यूब पे, ताकि बाकी लोगों जी के लिए भी फायदेमंद हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला भाई। और इसके साथ आखिर सर में माय मैं प्लेजर। एक जी एक जुमला, मैं ये जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मिनिस्ट्रीज हैं, या जो भी करता धरता है, उनसे मैं बहुत बाना इल्तमास करूंगा, हाथ जोड़ के इल्तमास करूंगा कि भाई अपने पाकिस्तानी नौजवानों पर थोड़ा सा करम कर दो, और ये अपना सिलेबस है इसको चेंज कर लो, और इसके अंदर सिर्फ थ्योरी थ्योरी ना पढ़ाओ, इसके अंदर स्किल भी डालाओ, स्किल भी सिखाओ, ताकि जब बच्चा क्वालिफाई होकर बाहर निकले तो वो प्रैक्टिकली जाके किसी भी इदारे में ज्वाइन कर सके। ये मेरी आपसे मौदबाना इल्तिमास है। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्तों साथियों का बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच सर। जिन्होंने बहुत जी जी बहुत प्यार मोहब्बत से हमें देखा सुना, और बहुत अच्छा लगा उमर अब्दुल्ला भाई आपसे बात करके। अस्सलाम सेम वालेकुम। हियर सर, अल्लाह हाफिज।